विधायक दल के नेता चुने गए हैं। नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। तो हरियाणा में जिस तरीके से अभी तक हलचल चल रही थी, उसी सियासी हलचल को देखते हुए नायब सैनी को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी से इस बारे में और जानकारी लेंगे। तो नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुने जाना, ये एक बड़ा फैसला, यानी नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो इसी सियासी हलचल को देखते हुए जो हालात अभी तक घटनाक्रम नजर आ रहे थे, बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि आज आई इस सबसे बड़ी खबर के तहत इस वक्त की ये लेटेस्ट न्यूज हरियाणा को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां नायब सैनी को लेकर ये खबर है, जो अब नई नेता चुने गए हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं और नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। और अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें, 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नायब सैनी शपथ लेंगे। तो हरियाणा में सीएम खट्टर के इस्तीफे के बाद ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और तस्वीरें आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष, जहां आप देखिए किस तरीके से इस हरियाणा में जारी हलचल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है नायब सैनी को लेकर, जो हरियाणा के नए सीएम होंगे। इससे पहले आपको बता दें, मनोहर लाल खट्टर ने सुबह 12 बजे के दौरान राजभवन पहुंचते ही इस्तीफा सौंप दिया, राज्यपाल को अपनी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा सौंपा। और उसी सियासी हलचल के बीच नई सरकार के गठन को लेकर भी खबर आ रही थी। फिलहाल TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है नायब सैनी के बारे में। नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे और बताया जा रहा है शाम 4 बजे का वक्त होगा जब शपथ लेंगे नायब सैनी। हरियाणा में आज हलचल को लेकर सबसे पहली खबर आई थी लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन टूटने की, और गठबंधन टूटने के बाद खबर आई कि किस तरीके से अब मनोहर लाल खट्टर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपनी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन अब इसी सियासी हलचल को देखते हुए नई कैबिनेट पर नजर थी। फिलहाल विधायक दल का नेता चुने गए हैं नायब सैनी, और नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी अगले सीएम नायब सैनी होंगे, जो बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे का वक्त होगा जब सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन जिस तरीके से सभी 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, उसी वजह से गठबंधन टूटने को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आई। और हरियाणा में जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, हालांकि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की थी, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, इसी वजह से गठबंधन टूटने को लेकर आज ये बड़ी खबर आई। लेकिन इस बीच इस वक्त की इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हरियाणा से सबसे बड़ी खबर आ रही है नायब सैनी को लेकर। नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे, और कौन है नायब सैनी, इस बारे में जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, किस तरीके से उनका राजनीतिक क्रम रहा है और अब फिलहाल हरियाणा के नए सीएम के तौर पर वो शपथ लेने वाले हैं। किस तरीके की उनकी अभी तक हरियाणा सरकार में भूमिका रही है, वही जानकारी आपके सामने है, जहां 2019 में कुरुक्षेत्र से वो सांसद चुने गए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नायब सैनी को लेकर फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि नए सीएम हरियाणा के वो होंगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा भी है। तो नायब सैनी जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उन्हीं के बारे में और जानकारी हमारे सहयोगी इस वक्त आमोद राय हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आमोद जी आ रही है। हालांकि उनकी किस तरीके की भूमिका रही है और उनको चुने जाने को लेकर भी क्या बड़ा फैसला लिया गया, इस बारे में क्या डिटेल इनपुट, इनसाइड स्टोरी? देखिए, नायब सिंह सैनी एक ओबीसी चेहरा है बीजेपी के हरियाणा में, और 2 बार से लगातार जीत रहे थे लोकसभा चुनाव, और पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और बीजेपी की राजनीति पिछले 20 सालों से ज़्यादा वक्त से कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट टाइम से बीजेपी एबीवीपी से जुड़े रहे। उसके बाद अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और पार्टी को ये सूट करता है क्योंकि बीजेपी को का जो वहाँ वोट बैंक है वो ओबीसी वोट बैंक है, वो पंजाबी वोट बैंक है, वो SC ST वोट बैंक है। उसमें जाट को छोड़कर बाकी जितने वोटर हैं उस पर ज़्यादा बीजेपी फोकस करती है और पोलराइज कराती है कि जो जाट से इतर वोट बैंक है वो उसके पास रहे। और उस कोशिश में नायब सिंह सैनी को सामने रखा गया है। मनोहर लाल खट्टर इससे पहले पंजाबी वर्ग से थे, 9 साल लगभग वहाँ मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद अब उनको जब हटाया गया है
तो एक ओबीसी चेहरा दिया गया है पार्टी की तरफ से, जो उसको इलेक्टोरली बहुत सूट करता है। और इस तरह से सैनी समाज चूंकि एक बीजेपी का डेडिकेटेड वोटर भी बन चुका है और उसका प्रेजेंस न सिर्फ हरियाणा में है बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ सीट पर आपको उत्तराखंड या इर्द गिर्द के राज्य राजस्थान में भी पाए जाते हैं सैनिक। तो इन तमाम जगहों पे इसका असर हो सकता है। तो बीजेपी ने एक ओबीसी पॉलिटिक्स के तहत ये तुरुप का एक सिक्का चला है और खेला है। निश्चित तौर पे इससे बीजेपी की जो आगे की राजनीति है और रणनीति है उसको काफ़ी बल मिलेगा सुरभि। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि किस तरीके से अब नई सरकार के गठन को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि ये खट्टर के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसे में सहमति यहां पर जो नजर आ रही है उसी के तहत खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे का वक्त होगा जब वो सीएम पद की शपथ लेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 बजे सीएम पद का शपथ ग्रहण राज्यपाल के राजभवन में होगा, राज्यपाल के सामने होगा और ये 5 बजे का समय मुकर्रर हुआ है। वहाँ से जो विधायक निकल कर बाहर आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि 5 बजे का समय मुकर्रर हुआ है जब सीएम का शपथ ग्रहण होगा। हाँ, ये जरूर है कि मनोहर लाल खट्टर के ये काफ़ी करीब माने जाते हैं। संजय भाटिया जो दूसरा चेहरा था, उनका भी नाम चल रहा था कि सीएम बन सकते हैं, वो भी मनोहर लाल खट्टर के काफ़ी करीबी हैं। और जो बीजेपी का स्टेट में पॉलिटिक्स है, जो उसकी राजनीति है नॉन जाट की, उसमें ये दोनों फिट बैठते थे। इसलिए आज हालांकि संजय भाटिया नहीं बने और नायब सिंह सैनी बने हैं, लेकिन ये दोनों ही चेहरे सीएम के काफ़ी करीब माने जाते हैं और वहाँ की राज्य की राजनीति में बीजेपी को सूट करता है इनको आगे बढ़ाना। और ये एक तरह से जो अब तक सुबह से चल रहा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे या कोई और रहेगा, तो ये अब तय हो गया है कि नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता। और आपने देखा कि किस तरह से वहाँ के एक पुराने नेता हैं अनिल विज, थोड़ा नाखुश भी वो दिखे और बाहर निकल कर वो चले गए। उनको मनाने के लिए नेता संजय भाटिया खुद गए थे गाड़ी तक, लेकिन वो चले गए। निश्चित तौर पे शुरुआती तौर पे उनको लगा होगा कि हम सीनियर हैं और इसलिए वो नाखुश होकर वहाँ से निकले हैं। लेकिन जो होना होता है राजनीति में, जो तय होता है वो हो चुका है। नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा में 5 बजे आज शपथ ग्रहण ले लेंगे। सुरभि, बिल्कुल, मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ क्योंकि लगातार TV9 भारतवर्ष नायब सैनी के बारे में भी बता रहा है, नायब सिंह सैनी, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आमोद राय भी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अब उनको सीएम बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मोहित मल्होत्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, इसी को लेकर, इसी पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक थी उसमें मोहर लग चुकी है। नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जो औपचारिकता है उसको लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता, जिसमें नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मनोहर लाल, वो यहाँ से जा चुके हैं राजभवन और वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये हरियाणा निवास है जहाँ पर ये पूरी की पूरी बैठक हुई थी और इसी बैठक से पहले घटनाक्रम ये हुआ कि अनिल विज निकले, नाराजगी के साथ पैदल ही बाहर निकले, सरकारी गाड़ी भी लेकर नहीं आए। और उसके बाद यहाँ पर अंदर बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक जारी थी उसमें नाम डिक्लेयर किया गया नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, पहली पसंद थे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, उनके करीबी माने जाते हैं। और दूसरा, जो गैर जाट फैक्टर को लेकर लगातार हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है, उसका वो बड़ा चेहरा थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद उनका नाम आगे हुआ। हालांकि अनिल विज का नाम भी एक बार चर्चा में आया था, लेकिन ऐन मौके पर वो पीछे रह गए, जिसके बाद वो गुस्से में जो निकले हैं तो इसको माना जा रहा है कि वो नाराज हैं। लेकिन अनिल विज ने अब तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो यहां से जा चुके हैं, अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर गए थे। और फिलहाल एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है कि नायब सिंह सैनी, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनको सीएम के चेहरे के तौर पे उनका नाम तय कर लिया गया है और शाम को 5 बजे शपथ होगी। और उससे पहले तो सरकार बनाने का दावा पेश काम करने का लंबा अनुभव है। वहीं ये भी साफ है कि किस तरीके से खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में भी राज्य मंत्री के तौर पर बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। इसीलिए उनके नाम को लेकर संजय का नाम भी यहां पर सामने आ रहा था। पंजाबी नेता देखते हुए सहमति फिलहाल नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर ही सामने आई। देखिए, सैनी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं नायब सिंह सैनी और एक बड़ा चेहरा है वो। कुरुक्षेत्र जो बेल्ट कही जाती है, जो जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है, इसमें कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें, तो वहाँ पर वो बड़ा चेहरा है। राज्य मंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ काम कर चुके थे, उनके भरोसेमंद चेहरे हैं और इसी वजह से उनको पहले
जो कुर्सी दी गई वो प्रदेश अध्यक्ष की दी गई और अब जो नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद वो केंद्र में भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। तो इसी वजह से उनके भरोसेमंद जो नायब सिंह सैनी हैं उन पर ही भरोसा जताया गया है और सैनी समुदाय भी हरियाणा में काफ़ी एक बड़ा वर्ग है, तो उसको भी साधने का प्रयास है। तो नॉन जाट जो पॉलिटिक्स हरियाणा में बीजेपी मोहित, आप करती रही है, बाहर उसी को मौजूद आगे हैं, अंदर बढ़ाते की भी हुए तस्वीर आ गई है और अंदर जिस तरीके से सभी बैठक में जा रहे थे उससे पहले आपकी इनसे क्या बातचीत हुई ये जरूर चाहूंगी। हालांकि जिस तरीके से अब ये बड़ा फैसला हुआ है, नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं और पिछले साल उन्हें बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर का भी विश्वास पात्र माना जाता है। फिलहाल यही तस्वीर आप देख रहे हैं जहां खुद आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंदर की तस्वीर के बारे में भी आप बताएं, क्योंकि दो तस्वीरें मोहित आज के इस घटनाक्रम को देखते हुए इस वक्त हम एक साथ दिखा रहे हैं, जब मनोहर लाल इस्तीफा देने के लिए पहुंचे और अब नायब सैनी सीएम के तौर पर अब से थोड़ी देर में, आपने बताया 5 बजे का वक्त होगा जब शपथ ग्रहण भी हासिल करेंगे। देखिए, हमने टीवी 9 भारतवर्ष ने सुबह ही बता दिया था कि 2 ही नाम हैं फ्रंट रेस में, एक तो नायब सिंह सैनी और दूसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। उनके साथ निर्दलीय विधायक थे, जेजेपी से कुछ विधायक यहाँ पर आए थे, उनका भी साथ मिला था मनोहर लाल के नाम को लेकर, लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षक तय करके आए थे नाम, विधायकों की राय ली जानी थी और आला कमान की ओर से जो नाम आया था वो बताया जाना था। तो अब एक दिन पहले ही आप देखिए घटनाक्रम क्या होता है। गुरुग्राम में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं अपने जो स्ट्रगल के दिन थे, संघर्ष कर रहे थे जब राजनीति में दोनों नेता, तब की वो कहानी बताते हैं कि हम रोहतक से बाइक पर बैठकर गुरुग्राम जाते थे, तभी से कयास लग रहे थे कि क्या कोई बड़ा पद मिल सकता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्र में, और कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह होते होते पूरा घटनाक्रम बदल गया, मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उनके ही जो एक और नजदीकी नेता है उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है। लेकिन अनिल विज क्या नाराज हैं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, उनको मनाने की भी कवायद हो रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ हरियाणा निवास से जितने भी नेता यहाँ पर जुटे थे, बीजेपी विधायक दल के, कैबिनेट के पूर्व जितने भी मंत्री थे, वो सब यहाँ से उनकी गाड़ियों का काफिला राजभवन में जा चुका है, जहाँ पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर सुबह से ही आपके पास आती हूँ। एक कमेंट में आमोद जी आपसे चाहूंगी, जिस बात का मोहित ने जिक्र किया कि किस तरीके से गुरुग्राम के कार्यक्रम से जरिए ही उनके संबोधन के दौरान ये संकेत मिलने लगे थे, अब किस बड़ी भूमिका की यहाँ पर बात हो रही है खट्टर को देखते हुए? देखिए, मनोहर लाल खट्टर की भूमिका अब केंद्र में होगी। ये पार्टी के सूत्र बताते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को या तो सरकार में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है या फिर संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद उनके नए भविष्य की सजावट होगी। और ये माना जा रहा है कि या तो संगठन में अगर आते हैं तो इसमें भी कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलेगी, या सरकार में अगर जाते हैं तो सरकार में भी बड़े मंत्री पद वो पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताऊं कि इसका जो पूरा स्क्रिप्ट है, मनोहर लाल खट्टर को कैसे हरियाणा से निकालकर दिल्ली लाना है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट कल रात में तय हो चुकी थी। कल रात में ही जब बीजेपी में सीईसी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके अलावा गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब प्रधानमंत्री चले गए उसके बाद भी गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों ही बैठे रहे और उसके बाद जो एक स्क्रिप्ट लिखा गया उसके तहत आज पूरा काम हुआ है। और मनोहर लाल खट्टर अब एक साफ है कि वो दिल्ली की राजनीति में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। जल्द ये घोषणा होने वाली है, क्योंकि कल हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों की चर्चा भी हुई है। तो जल्द ये घोषणा होगी कि हरियाणा से उनको कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा रहा है या करनाल से लड़ाया जा रहा है। इन दोनों पे अभी थोड़ा सस्पेंस जरूर है। उनको कुरुक्षेत्र से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी वहाँ से लोकसभा उम्मीदवार थे, लोकसभा सांसद थे, और करनाल जहाँ पे काफ़ी लंबा काम किया है मनोहर लाल खट्टर ने, ये दोनों ही सीट उनको मुफीद है उनके लिए, उनको सूट करती हैं। लिहाजा देखना होगा कहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। आगे उनकी जो राजनीति है वो दिल्ली में रहेगी, ऐसी जानकारी। यानी बड़ा प्लान आगे क्या है मोहित, जिस बात का आमोद जी जिक्र कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र या करनाल, हालांकि इसको लेकर क्या बड़ा फैसला लिया गया है, इस बारे में अभी ऐलान होना बाकी है।
जिन नामों की आप चर्चा कर रहे थे, जिन नामों की मीडिया चर्चा कर रहे थे, वो नहीं बने, दूसरे बने। तो ये मैं समझता हूँ संगठन की राय मशवरा और वहाँ के विधायक दल का फैसला रहता है। हाँ जी, पद की रेस में था, सुबह से चल रहा है संजय भाटिया। देखिए, मैंने पढ़ा सोशल मीडिया में आप सब भाइयों के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरा भी नाम चल रहा है। मेरे से तो किसी की कोई चर्चा नहीं हुई, ना मेरी किसी से बात हुई। हमारे यहाँ बात करना और बात करके इस अपने आप को ये रेस आप बनाते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से अब किसी एक व्यक्ति ने अगर क्षेत्र से बने सैनी साहब सीएम, आप भी उनके कृपा पात्र सांसद बने, तो मतलब ये था कि आपका नाम हो सकता है उनके विश्वास। नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति का कृपा पात्र नहीं होता। व्यक्ति की मैं समझता हूँ पार्टी संगठन का निर्णय होता है कि किस कार्यकर्ता को कैसे ग्रूम करके करना। हमारे यहाँ व्यक्तिनिष्ठ काम नहीं होता। ये कांग्रेस के अंदर कल्चर है कि हुड्डा साहब का बेटा जितना भी नकारा हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव भी हार जाए, लेकिन हुड्डा साहब की जिद के कारण उसको राज्यसभा में भेजना ही पड़ेगा, शैलजा जी को घर ही बिठाना पड़ेगा। और सीने हमारे यहाँ बीजेपी के अंदर ये सिस्टम नहीं चलता। बीजेपी नहीं, अभी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई आधिकारिक रूप से कोई अभी बयान आया कि उनके साथ बयान तोड़ दिया गया। मैंने तो कम से कम मैंने तो देखा नहीं, ना उनकी तरफ से आया ना हमारी तरफ से आया। अब है समर्थन, अब बहुमत है ही, आपका खुद ही मीडिया दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट्स के बयान भी आ रहे हैं। 41 तो सिंबल के ऊपर ही है। समर्थन लेंगे, अलायंस रहेगा, क्योंकि आपके पास नहीं। देखिए, जेजेपी ने पहले भी समर्थन दिया था, वो अपना समर्थन जारी रखे, तो इसमें कौन ऐतराज कर सकता है? कैबिनेट में जगह मिलेगी? नहीं, ये वो कैबिनेट में रहना चाहेंगे, अपनी इच्छा जताएंगे, तो उसके ऊपर भी पार्टी विचार करेगी। लेकिन इस तरह के सारे निर्णय मीटिंग में बैठकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के साथ जो शपथ लेंगे उनसे सलाह करके करें। बताया जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक आए हैं उनको कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। देखिए, अब किसी निर्दलीय विधायक के साथ बातचीत हुई हो तो बात करने वाले को पता और निर्दलीय विधायक को पता। लेकिन मैं समझता हूँ अभी इस स्टेज पर इस तरह की कोई चर्चा किसी के सीएम कितने बनाए जाएंगे? नहीं, ऐसा मीडिया के थ्रू है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता। अभी डिप्टी सीएम के लिए दरवाजे खुले हैं आपके क्या? नहीं ले भाई, सब बंद किसने करे हैं? बंद तो किसी ने करे ही नहीं, बंद किसी ने करे नहीं, किसी ने आपको मुख्यमंत्री बदला। मोहित, यही बात आप कह रहे थे। संजय भाटिया ने खुद मीडिया के आगे सामने आते हुए कह दिया कि वो उनकी दावेदारी नहीं थी, इसको लेकर कोई चर्चा भी नहीं। देखिए, संजय भाटिया भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके भरोसेमंद हैं। करनाल में बड़ी जीत दर्ज की थी उन्होंने, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर वो संसद पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो विधानसभा क्षेत्र है करनाल शहर, वहां का भी वो काफ़ी कामकाज देखते हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में उनके नाम की बिल्कुल चर्चा थी। अंत में 3 नामों पर जो बातचीत चल रही थी उसमें संजय भाटिया, दूसरा नाम था नायब सिंह सैनी और तीसरा नाम खुद मनोहर लाल का था। लेकिन लास्ट में बीजेपी माहिर है, किस तरीके से चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है, इसको देखते हुए ओबीसी चेहरे को ऊपर ही मोहर लगी। बिल्कुल, देखिए, सोच समझ के सारे समीकरण, सैनी समुदाय एक काफ़ी बड़ा समुदाय है, ओबीसी चेहरे को आगे लाया गया और जो गैर जाट की राजनीति है उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया और एक ऐसे ही चेहरे को चुनकर आगे लाया गया। जो 3 नाम शॉर्टलिस्ट थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो 2 नाम और थे वो भी नॉन जाट ही थे। तो वो सोच समझ के पूरी की पूरी, जो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माइक्रो मैनेजमेंट की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल विज, जो कि माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक से नाराज हो गए क्योंकि वो मानते हैं कि नायब सिंह सैनी काफ़ी जूनियर हैं और ऐसे में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे कर दिया गया। इससे वो नाराज जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अब तक केंद्रीय आला कमान के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा है। तो पूरी तरह से एक चेहरा बदलने में और नेतृत्व बदलने में पार्टी कामयाब रही है और कोई विद्रोह का सुर भी अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। विद्रोह का स्वर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आगे पूरी सरकार को देखते हुए क्या रूपरेखा रहने वाली है? मोहित, मैं जल्द आपके पास लौटती हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए फिलहाल ये स्थिति आपके सामने रख रहे हैं पूरी हरियाणा विधानसभा की, और इसी के तहत आगे भी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा का ये गणित आपके सामने, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 46, क्योंकि कुल
90 विधायक। और यहां देखिए बीजेपी के 41, जबकि बीजेपी के साथ निर्दलीय 6 और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1। बीजेपी के साथ कुल 48 बताए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ के लिहाज से यहां चर्चा मोहित इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के 30 और अब जेजेपी के 10 और आईएनएलडी 1 और निर्दलीय 1 बलराज कुंडू का नाम। ये जो पूरा अंक गणित हम यहां पर रख रहे हैं, उसी को देखते हुए मोहित आपसे एक सवाल करूंगी, क्योंकि इसी पूरे अंक गणित को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम बदल जाने के बावजूद भी किसी तरीके से सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आया। जी मनोहर लाल जी ने किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। मनोहर लाल जी ने किया और उसके बाद सर्वसम्मति से। अच्छा, अनिल विज यहाँ पर नाराज होकर दिखाई दिए, पैदल ही जा रहे थे, संजय भाटिया उनके पीछे पीछे जा रहे थे, वो क्या हुआ घटनाक्रम? नहीं, पैदल तो सभी जा रहे हैं, मैं भी आपके सामने पैदल ही जा रहा हूँ। और आपने देखा है कि सर्वसम्मति का मतलब यही है कि सबकी सहमति से सब हुआ है। यानी मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाम प्रपोज किया और सबने सहमति भर दी नायब सिंह सैनी। जी। अनिल विज के नाम पे कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, नाम ही एक आया था, सबने सर्वसम्मति से कर दिया। हम संगठन की ताकत के बल पे चलते हैं, हम कोई परिवारवादी पार्टी थोड़ी है। तो सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को चुना गया और उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रपोज किया था, जिस पर सर्वसहमति से सभी विधायकों ने अपनी सहमति दे दी है। मोहित, आपकी ये बातचीत तो हम साथ ही दिखा रहे थे, लेकिन सवाल ये भी था कि गठबंधन तो टूटा, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत। और फिलहाल बड़ी खबर यही कि नायब सैनी अब हरियाणा के नए सीएम होंगे और इसकी एक तस्वीर भी आपको लगातार टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान बैठकों का दौर शुरू हुआ और बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। नायब सिंह सैनी को लेकर विधायक दल के नेता चुने गए हैं और 5 बजे का वक्त जब शपथ हासिल करेंगे। अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए सीधी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां तीनों सेनाओं के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। पोखरण में युद्धाभ्यास की ये तस्वीर देखिए, भारत शक्ति का आयोजन यहां पर किया गया है और इस वक्त यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये जो फायर ड्रिल की जा रही है उसकी एक तस्वीर देखिए। भारत शक्ति में देश की स्वदेशी ताकत के प्रदर्शन देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में बने हथियारों का प्रदर्शन इस युद्धाभ्यास में होगा। जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी हमारे साथ हैं। सुमित, इस वक्त किस तरीके से इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है, जहां हम देख रहे हैं खुद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आज हम, और महत्वपूर्ण ये कि प्रधानमंत्री खुद इसे देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप अगर तस्वीरें देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि कैसे अभी जो आर्टिलरी है या फिर आप कह सकते हैं कि जो आर्मर्ड है वो ऑपरेशंस करते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई जॉइंटनेस को लेकर, यानी ना सिर्फ स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की बल्कि मार्कोस इंडियन नेवी के और गरुड़ कमांडोज एयरफोर्स के, वो स्लिदरिंग करते हुए नीचे उतरे, एक तरीके से टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए आगे बढ़े और उसके बाद उनको सपोर्ट करती हुई अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको नजर आएगा कि कई जगह आपको टैंक्स नजर आएंगे, कई जगह आर्टिलरी गन्स K9 वज्रा जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा दूसरी आर्टिलरी स्वदेशी गन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरीके से एक पूरे टेक्निकल ऑपरेशंस को तीनों ट्राई सर्विसेज कैसे कंडक्ट करेंगी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो लगातार उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स। और अगर आप देखें तस्वीरों को कि एक मिशन को अकम्प्लिश करते हुए, और ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस है, यानी जब आप दुश्मन के एरिया में घुसते हैं तब आपको ऑफेंसिव ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं, ये उसकी तरीके की एक्सरसाइज है। और महत्वपूर्ण ये है कि ट्राई सर्विस के तीनों सेनाओं के विंग्स के साथ साथ एक जॉइंट इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। आर्टिलरी, आर्मर्ड, इसके अलावा जो आपके जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। एक जगह कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है जो तीनों फोर्सेस को लगातार एक कमांड कर रहा है। इसके अलावा जो रिमोटेडली जो कंट्रोल जो आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तरीके से सारे स्वदेशी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलाकों में कैसे घुसा जाएगा, कैसे ऑपरेशंस किया जाएगा, ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये भी दिखाया जा रहा है कि आखिरकार एक कमेंट शिवाज सर से लेना चाहूंगी, जो बात आपने कही शिवाज सर, स्वदेशी हथियारों का दम और तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन, यही इस वक्त की सबसे खास तस्वीर। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, होने वाला क्या है, अगली जो भी लड़ाई होगी वो तीनों सर्विसेज मिलकर लड़ेंगी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंटीग्रेटेड बैटल होगा। इसके अंदर यही है कि हाँ, भारत एक तो इंटीग्रेटेड बैटल के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरा भारत अपने बने हुए हथियारों
का एक प्रकार निरीक्षण करके दिखा रहा है कि किस प्रकार से हम सक्षम हैं। देखो जैसे कि अभी आपके टैंक T-90 टैंक है, धनुष गन है, ATAGS है, एडवांस टोड आर्टरी गन सिस्टम, उसके बाद आपके पास ड्रोन हैं, उसके बाद आपके पास हेलीकॉप्टर के धनुष, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ध्रुव का भी किया गया। इसके साथ साथ दिखाया गया है कि K9 वज्र जो हमने साउथ कोरिया से लिया था उसको LNT बना रहे हैं, उसका हम कैसे इस्तेमाल। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम ये दिखा रहे हैं कि भारत की जो डिफेंसेस हैं वो तीनों की तीनों काबिल हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलके लड़ाई लड़ेंगे और इंटीग्रेशन है, और वो भी अपने हथियारों से जो भारत में बन रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम वेपन जो हम यूज कर रहे हैं वो भारत में बने हुए हैं, जो कि आज से 10-15 साल पहले हम इंपोर्ट करते थे। चाहे वो सारंग गन है, चाहे वो धनुष गन है, ATAGS है, टैंक T-90, K9 वज्रा है, या आपके पास ड्रोन है, लॉजिस्टिक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, वो भी भारत में बने हैं। तो मुझे लगता है सुरभि ये दिखाना कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि अपने हथियारों से लड़ने के लिए, और शोकेस किया है भारत की उसी क्षमता का जिक्र करते हुए सुमित एक कमेंट इसलिए चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पोखरण से भावनात्मक जुड़ाव है। प्रधानमंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि पोखरण से हर भारतीय का ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, इस युद्ध अभ्यास से वो हथियार प्रणाली शामिल होगी जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए वो जुड़ाव हम पूरी दुनिया जानती है कि वो जुड़ाव क्या है। पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था पूरी दुनिया अचंभित रह गई थी, क्योंकि किस तरीके से चुपचाप तरीके से भारत ने वो टेस्ट किया, और जब धमाका किया, जब लगातार उसको सामने लाए, तो दुनिया के बड़े बड़ी सुपर पावर, यहां तक अमेरिका तक भी ना सिर्फ सरप्राइज हो गई बल्कि शक्ति को कैसे भारत ने इकट्ठा किया, कैसे टेस्ट किया। सुमित इस बारे में बताने के साथ साथ अगर आप विजुअल्स को भी एक्सप्लेन बिल्कुल, ये आप देखें कि रुद्रा हेलीकॉप्टर आप देखें लगातार, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल अटैक कैसे किया जा रहा है, रुद्रा हेलीकॉप्टर आप कह लीजिए, आप जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सब भारत में बने, HAL ने बनाया। और अभी अगर हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे अभी ये हेलीकॉप्टर मूविंग करते हुए लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट करते हुए स्पेशल फोर्सेस की, ये सब आपको देख रहा है। और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत के खुद के रेडार सिस्टम, स्वाति रेडार सिस्टम, आपको अजरबैजान आर्मेनिया का आपको जंग याद होगा, तब भी उस स्वाति रेडार सिस्टम की मांग दुनिया भर के तमाम देशों ने की थी, उन रेडार सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार अभी अगर आप देखें, मैं आपको बता रहा था कि रेडार सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड स्पेशल फोर्सेस को, तीनों विंग्स जो हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, सभी के स्पेशल फोर्सेस का एक विंग बनाकर वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा जो एक सपोर्ट है, एयर डोमिनेंस का जो सपोर्ट है, वो इंडियन एयरफोर्स उनको प्रोवाइड कर रही है। तेजस हेलीकॉप्टर, तेजस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तेजी से डिप्लॉय हो रहे हैं। इस हरकत के दौरान आप देखेंगे कि एक ब्रिज लेइंग टैंक BLT-72 के द्वारा लगाए गए ब्रिज का इस्तेमाल करके एक अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम रास्ते में आई बाधा को पार करके अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करेगा। अपना ध्यान सामने पहले से मौजूद अपग्रेडेड L-70 वेपन सिस्टम के ऊपर ले जाएं। ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स का इस्तेमाल करके खुद को विजिबल, नियर इंफ्रारेड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडार बैंड से अपने आप को छुपाए हुए हैं। अब आप इन नेट्स के हटने के बाद इस वेपन सिस्टम को अपने सामने देख सकते हैं। देवियों और सज्जनों, दुश्मन की हवाई जहाज को सिमुलेट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए भारतीय नौसेना के एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और थल सेना के शिखरा एरियल टारगेट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है जो रिकवरेबल है और अपने एयर डिफेंस क्रू को वास्तविक रूप से प्रशिक्षण देने में मदद देता है। रेंज की सुरक्षा तथा गति को ध्यान रखते हुए कुछ ही देर में इन्हें ऊंचे ऑल्टीट्यूड से उड़ाया जा रहा है, जिसका दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इससे भी छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले एरियल टारगेट्स दाहिने से बाएं इंगेजमेंट एरिया की तरफ उड़ते हुए दिखेंगे। ये वेपन सिस्टम्स इन एरियल टारगेट्स को अपने सटीक और तीव्र पहाड़ से बर्बाद करेंगे।
आपने अभी अभी देखा किस तरह से हमारी एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम ने दुश्मन के हवाई हमले को अपने सटीक फायर से नाकाम कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वदेश में निर्मित बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से शिवाज सर, कितना इंटरेस्टिंग है कि कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालात कुछ भी हो, चुनौती जैसे भी हो, भारतीय हथियार और भारत की क्षमता, इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, ये आप मैसेज दे रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि देखो भारत के अंदर अब क्षमता और काबिलियत है कि अपने हथियार खुद बना सकता है और वो स्टेट ऑफ आर्ट है, और उनकी जो कैपेबिलिटी को आप डिस्प्ले कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। और यही नहीं, भारत के लोगों के लिए एक प्रकार विश्वास दिलाना कि हमारे अंदर अब कितनी काबिलियत और क्षमता है। जो हथियार हम बाहर से खरीदते थे, आज हम वो खुद बना रहे हैं और उनके आज आप दिखा रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो मुझे लगता है कि ये चीन और पाकिस्तान को तो डर होगा ही, मगर ये साथ में अपनी जो लोग हैं उनको भी ये विश्वास होगा कि भारत के अंदर कितनी क्षमता और काबिलियत है और किस प्रकार से हमने जो हथियार अब अपने आप, वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। भारत अब हथियार अपने लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाएगा। आप देखें, ब्रह्मोस मिसाइल है, बाकी आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा है, आपका स्वाति रडार है, और आपका जो नाग मिसाइल है, आकाश मिसाइल, ये सब के सब अब दूसरे देश भी ले रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है कि आज हमारे वेपन चलो आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के, जहां नैब्स और तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुरभि। मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में अब भारत का जो डंका है वो बजेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो हथियार की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी A9 वज्रा साउथ कोरिया में बनता है, भारत LNT बना रहा है। जो M777 अल्ट्रालाइट हाउजर हमने अमेरिका से ली, उसको महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आज दाहिनी तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए 3D बंकर्स, जिसकी छत पर लाल झंडा है, का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। दुश्मन की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके सामने इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हैवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द डिफेंसिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए बाएं से दाहिने हरकत करते हुए देखेंगे। एडवांस करते वक्त इनमें से एक गाड़ी एरिया ब्राउन रिज के मध्य और नीचे आने वाले रुकावट को भारत में निर्मित 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले झंडों से दर्शाया गया है। जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, यानी इनको आप ईस्टर्न लद्दाख के बर्फीले इलाकों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में भी आसानी से चला सकते हैं। और ये देखिए, ये भारत में निर्मित है, यानी जब छोटी टुकड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, जिसमें 10 से 12 लोग हों, 6 से 7 लोग हों, इन छोटी टुकड़ियों को लगातार डिप्लॉय करने के लिए इन चोटियों पर, इन इलाकों में इन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी अगर हम देख रहे हैं कि कैसे पहले लगातार आर्मर्ड ने, आर्टिलरी गन्स ने दुश्मन के इलाकों को टारगेट किया, उसके बाद ये छोटी छोटी टुकड़ियां, यानी ये गाड़ियों में भरकर ये आगे उन इलाकों को कैप्चर करने के लिए पहुंच रही है। ये दरअसल उसी की तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग ड्रोन से की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि ड्रोन से अनआर्म्ड व्हीकल से इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फोर्सेस है वो उस जगह पर पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वहां पर अब दुश्मन के निशान या दुश्मन के जो लोग हैं वहां पर नहीं है, और उसके बाद ही आगे डिप्लॉयमेंट की जाए। ये दरअसल ऑफेंसिव ऑपरेशंस की एक तैयारियां होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप ऐसे ऑपरेशंस को आगे
लेकर जाते हैं तब आप ऐसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है क्योंकि तीनों सेनाओं के विंग, यानी मैं लगातार बता रहा हूं कि स्पेशल फोर्सेस के जो तीनों विंग है, मार्कोस हो, आपके गरुड़ कमांडो, स्पेशल फोर्सेस हो, वो तीनों इसको ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे हैं। यानी युद्ध के मैदान में जब आपकी तीनों क्षमताएं एक साथ मिलती हैं तो आपको किस तरीके से विजय दिलाती है, आपके ऊपर प्रेशर कम होता है लॉजिस्टिक्स का, उसको कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इसमें ना सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ उनके लॉजिस्टिक्स, उनके ड्रोन्स, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स, उनके आर्टिलरी गन्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें एक साथ मिली हुई है। और यही वजह है कि लड़ाई के मैदान में सुमित हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज को कैसे इसी क्षमता के तहत उनसे लैस किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और सुरभि अभी खास बात यह भी है क्योंकि अभी ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद एक डिस्प्ले किया जाएगा, यानी 50 मिनट की ये जो लाइव फायरिंग हम देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस देख रहे हैं, ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी लाइव देख रहे हैं, उसके बाद इस स्वदेशी हथियारों की एक तरीके से आप प्रदर्शनी कह सकते हैं, वो उनको दिखाया जाएगा जो डिफेंस अटैचे हैं, जो लगातार डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, उनको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भारत में बने हैं। और दुनिया के कई देश, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि दूसरी मॉरिशस हो, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो लगातार इसको लेने के लिए, इजिप्ट जैसे कंट्रीज जो हैं जो तेजस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये वो कंट्रीज हैं जो भारत से ये हथियार लेना चाहते हैं। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजीशंस को इख्तियार कर लिया है और आगे बढ़ते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक इन्फेंट्री बटालियन के पास दुश्मन के इन्फेंट्री दस्तों के अलावा उसके टैंकों को भी बर्बाद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। अभी आपके सामने इन्फेंट्री के कुछ वेपन सिस्टम बाएं से दाहिने इस प्रकार हैं। 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स और 81 मिलीमीटर मोटर। ये सभी हथियार अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 6 तथा 8 में बर्बाद करेंगे। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान इन्फेंट्री वेपन्स की तरफ ले जाएं।